हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगले 4 डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रहेंगे। और फिर जो आगे के 4 क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे और अगले 2-3 वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विद इन 15 डेज हम क्लास 9 की फिजिक्स को खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बस बदले में मेरे को आपसे एक ही चीज चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं, सबको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से देखना। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन में ये पूछा है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या पूछा है देखिए, ध्यान समझना। ये मान के चलिए आपको पहले से ही आता है। कैसे आता है? क्वेश्चन में बोला है मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। मून किसको मान लेते हैं? मून है। ये मून किसको अट्रैक्ट कर रहा है? ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। पर व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, पर अर्थ जो है वो मून की तरफ नहीं आ रही है। इसके पीछे का क्या कारण है बेटा? तो इसके पीछे का ये कारण है कि ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? वहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए मतलब ये भी इसको इतना ही फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का मान लेते हैं, और ये अर्थ भी कितना फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन का लगा रहा है। इसलिए ये अर्थ है वो मून की तरफ नहीं आ रही है। समझ में आ गई बात की नहीं आई? और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके आंसर में आपको 2 आंसर देखने को मिलेंगे। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है, और दूसरा जो आंसर हमारा रहेगा वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण हो रहा है। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तो खाली क्वेश्चन समझिए, 2-2 मिनट के आंसर्स है, 4 क्वेश्चन है, 2-2 मिनट में आंसर्स हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या याद रखना आपको कि जो मून है वो अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, क्योंकि वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, जिसके कारण जो है मून अर्थ को अपनी तरफ खींच तो रहा है, पर अर्थ मून की तरफ नहीं चल कर आ रहा है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसलिए कहते हैं कि मून अर्थ को अट्रैक्ट तो करता है, पर अर्थ इसके पास नहीं आ पाता। इसका एक और जो कारण है वो ये भी है कि अर्थ का मास है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए सभी जन, और फिर इसका हम आंसर करते हैं। What happened to the force between two objects? 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, और आप सभी को पता है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कौन सा लगता है। तो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कौन सा लगता है भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है Gmm/r²। तो पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। ए में ये बोल रहा है कि द मासेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं। तो मान लेते हैं कैपिटल एम को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं, 2m लिख देते हैं अपन। तो क्या होगा? नया फोर्स क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए कि नया फोर्स क्या होगा। पुराना फोर्स हमारा ये है, ठीक है, हमने एक मास को डबल कर दिया, कर दो। F = G 2m/r²। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2Gmm/r²। जो नया फोर्स हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? ये 2 ऐसा का ऐसा, Gmm/r² को हम पुराना F लिख देंगे। तो हमारा जो नया F निकल के आ रहा है, नया F पुराने F के ट्वाइस, 2 गुना टाइम्स आ रहा है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा आंसर खत्म। दर्शना और गनिष्का, ध्यान से देखिए इधर, ध्यान से देखिए इधर। बी वाला आप ही लोग समझाओगे, तनय आपको समझाना है क्वेश्चन है वाला, ठीक है? हाँ बोलते जाओ साथ साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल। मतलब जो डिस्टेंस है 2 ऑब्जेक्ट के बीच की, मान लेते हैं कैपिटल एम है कि स्मॉल एम है, 2 ऑब्जेक्ट है, इनके बीच की डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस को अगर एक बार हम डबल कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं? ट्रिपल कर रहे हैं, तब हमको बताना है कि नया फोर्स क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया दोस्तों।
हमें पता है फोर्स कितना होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू जो नया फोर्स बनेगा जी एम एम अपॉन, एक बार इसको डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डबल। जब हमने डबल किया तो क्या हुआ, 2r हो गया। तो 2r का स्क्वायर क्या हो गया भैया, जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर। तो एफ डेस इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और 1/4 अब बाहर लिख सकते हैं ऐसा। तो ये पुराने फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो नया एफ कितना आ जाएगा, 1/4 एफ। मतलब जो नया फोर्स हमारा निकल के आया है वो 1/4 टाइम्स है पुराने एफ से। कुछ भी नहीं किया है, बस एक 2r रखा है, 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, 1/4 को बाहर लिख दिया और ये क्या है हमारा इसके बराबर, इसलिए इसको हमने एफ लिख दिया। तो बना जो नया एफ बना 1/4 टाइम्स ऑफ पुराना एफ। तो तनय सही बताया आपने। अब तन्मय बताएगा इसका ही बी पार्ट, मतलब बी वाले का एक बार डबल कर दिया, अब क्या करना है, ट्रिपल करना है। सिंपल, क्या करना है, ट्रिपल करना है। तो क्या है पुराना फोर्स, क्या है एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको ट्रिपल कर दो तो नया फोर्स कितना बन के आएगा, जी एम एम, तो ट्रिपल करेंगे तो मतलब 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा, जी एम एम अपॉन 9r स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 1/9, तो नया फोर्स आ जाएगा 1/9। और ये इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे पुराना एफ। क्या लिख देंगे, पुराना एफ। तो ये हो जाएगा। तो जो नया भैया हमारा जो नया एफ डैश बन के आ रहा है 1/9 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स हमारा रहेगा। उसी तरीके से हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा, सी वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको आप आंसर बताना क्या करेंगे, फिर भी आपको हल्का बता देता हूँ। द मासेस ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, मतलब दोनों मासेस को डबल कर दो, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को, मतलब कैपिटल एम को भी डबल कर दिया और स्मॉल एम को भी डबल कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 2m और यहाँ पर 2m, मतलब 4 टाइम्स ऑफ वहाँ पर नया एफ बन जाएगा। तो आप खुद ट्राई करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कर ले इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 7th वाला, ध्यान से देखना सभी जन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को ये वाला क्वेश्चन आता है। चलिए कैसे आता है ध्यान से देख लेते हैं। इसका आंसर मुझे तन्मय बताएगा। तन्मय आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताए थे क्लास में, तो गाइस आप लोग भी कोई में से ही बता सकता है। इसके 2-3 इंपॉर्टेंस आपको आना चाहिए। तो इसका इंपॉर्टेंस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस आपको बताना। तो क्या होता है इंपॉर्टेंस भैया, पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इज जस्ट टू ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितने भी प्लैनेट्स है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिर जो है मून है, ये भी अर्थ को बांध के रखा हुआ है। कह सकते हैं कि अर्थ और मून एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर बांध के रखे हुए। और मून भी चक्कर लगाता है किसके से, ये अर्थ के अराउंड लगाता है, वो भी किसके अराउंड लगाता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगाता है। फिर जो टाइड्स आती है वो भी जो होती है ड्यू टू मून एंड द अर्थ, मतलब मून और अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी कारण हम समुद्र में आपको जो लहरें आपको दिखती है वो भी इसी कारण होती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके आपको प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पर आपको समझना यही है जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप आयुष सर की गाड़ी में सवार हो गए हो, आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुंचा के रहूंगा। तो 3 आपको यूजेस याद रखना है, प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, मून घूमता है अर्थ के अराउंड, और वहाँ पर लहरें बनती समुद्र की, वो भी जस्ट मून और अर्थ के कारण होती है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहाँ पर होती है जो लहरें बनती है। और चौथा है कि याद रखना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो हमको किससे बाइंड करके रखा हुआ है, अर्थ से बाइंड करके रखा हुआ है। ये भी एक क्या है इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब हम धरती से बंधे हुए हैं, धरती के ऊपर ही खड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना। चलिए अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है क्वेश्चन है भैया, इतना बड़ा क्वेश्चन है भैया। नहीं आंसर भी है भैया, आंसर भी है भैया, आंसर भी है इसमें, आंसर भी है भैया। मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि पहले बच्चे आजकल के बहुत बिजी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर भी यहाँ पर जो कि आपको लिख दिया है, मैंने प्रिंट आउट कर दिया है, और जो भी आंसर आपको नहीं दिखते आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, और आने वाले समय में आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए अभी थोड़ा टाइम का इशू है, इस वजह से आपको नहीं मिल पा रही, पर जैसे जैसे हमको समय मिलता जाएगा आपको आप फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते जाएंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर लिख लो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको पहले से ही आता है। फिर मैं भी समझा देता हूँ।
चलिए, हमारे इधर निमाड़ में, सनावद में, ओंकारेश्वर में थापना वाले हैं हम। हमारे इधर गर्मी बहुत पड़ती, तो गर्मी बहुत पड़ती, पर बेटा हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप बस बदले में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, एक क्वेश्चन जो आपको लोगों को आता है, आप आंसर में नोट डाउन कर ले। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो जो बॉडी ऑब्जेक्ट जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट जितने भी है, वो अर्थ की तरफ क्यों गिरते हैं, वो अर्थ की तरफ क्यों फॉल होते हैं, फ्री फॉल होते हैं, और कितने एक्सेलरेशन से होते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो इसलिए गिरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कितने एक्सेलरेशन से वहां पर गिरते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से वो नीचे आते हैं, और इसी तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका आंसर भी हम पढ़ देते हैं, उसी को तो फ्री फॉल बोलते हैं हम। क्या होता है देखिए, पढ़ के बताता हूँ आपको मैं। अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी के कारण गिर रहे हैं, और उसी को तो हम क्या बोलते हैं? विदाउट एनी एयर रेसिस्टेंस। कोई भी वहां पर एयर रेसिस्टेंस नहीं होता, मतलब कोई भी वहां पर हवा रोकने वाली नहीं होती है। विदाउट एयर रेसिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटी की ओर आ जाता है। व्हेन इट फॉल्स देयर इज अ वेरिएशंस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एसोसिएटेड विद इट। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा, तो वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। और सीधी सी बात है भैया, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ की तरफ गिर रहा है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तो एक्सीलरेशन में चेंजेस आएगा, और वहां पर एक्सीलरेशन बन जाएगा। और वो कितना एक्सीलरेशन बनता है? 9.8 बनता है। देखिए, हमको पता होगा। द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जनरेटेड बाय जी। जो भी फ्री फॉल का एक्सीलरेशन होता है उसी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए वहां पर कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन। समझ में ये बात? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो अर्थ की तरफ गिरते हैं, फ्री फॉल होते हैं, क्योंकि उनमें वेलोसिटीज क्या होती है? लगातार ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहती है, और वहां पर वेलोसिटीज चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन वहां पर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल के कारण। और उसको हम नाम देते हैं स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है। तो कैसा लगा मेरा आपको आज का वीडियो? मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में आपकी तरफ पहुंचा पाऊँ, और आपको समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा दूसरा लक्ष्य है। तो समझ में अच्छा आना चाहिए, पहला लक्ष्य, और दूसरा लक्ष्य आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मंजिल तक पहुँचना है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।